नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हरीश और हमारे एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड लोगों के लिए है, उनको थोड़ा सीरियस लग सकता है और उनकी नीड्स को थोड़ा ज्यादा सीरियस लगता है। जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीतीश रस्तोगी, जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, उनसे रिलेटेड, और उनकी नीज में कुछ होता है उसके टूटने से रिलेटेड। तो जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं एसीएल के बारे में, और उससे संबंधित जानकारी हमें देने के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीतीश रस्तोगी। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू हरीश, मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली एसीएल इंजरीज काफी कॉमन होती है, स्पेशली उन लोगों में जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन, डांसर्स या फिर जो लोग ट्रेकिंग ज्यादा करते हैं। बट अच्छा है कि आज इस टॉपिक को थोड़ा लाइट नोट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन के साथ थोड़ा सा ह्यूमर भी जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। सर, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एसीएल एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी नीज में एक एलियन चिप लगा हुआ है। तो आई डोंट नो लोगों को क्या क्या लगता है, तो सर थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन दीजिए इस एलियन चिप के बारे में। वैसे कोई एलियन चिप तो नहीं, बट एसीएल डेफिनेटली हमारे घुटने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारे नी जॉइंट को स्टेबल रखता है। जब भी हम कोई सडन मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि ट्विस्टिंग, टर्निंग या सडन डायरेक्शन चेंज, तो एसीएल हमारे घुटने को यानी कि नी जॉइंट को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। मतलब कि सर ये एक एक्शन हीरो की तरह है, मतलब चुपचाप हमारे नीज में बैठ के काम करता रहता है, और जैसे ही टूट जाता है तो ये एक स्लो मूवी की तरह हो जाता है। इज दैट सर? जी हाँ, बिल्कुल। एसीएल के बिना हमारा घुटना वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि कोई बधाई में आया हुआ इंसान जो थोड़े टाइम बाद हिलता डुलता रहता है। बट जोक्स अपार्ट, हमें एसीएल को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसकी इंजरीज काफी सीरियस हो सकती है। सर, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम लोगों के ऑडियंस के पास, क्या इसमें कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें एसीएल रिलेटेड इंजरीज आ सकती हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, या फिर ये हर एक स्पोर्ट्स में आ सकती हैं आउटडोर? डेफिनेटली एसीएल इंजरीज किसी भी चीज में, जब भी हम सडन डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे कि हमारी ऑकवर्ड लैंडिंग, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो जब सडन जंप करके हम एकदम से नीचे लैंड करते हैं और हमारा लैंडिंग का पोस्चर थोड़ा गलत है, मतलब फॉल्टी है, जो कि होता है जनरली हमारी मसल इम्बैलेंस की वजह से। एंड फुटबॉल में जब हम सडन डायरेक्शन चेंज करते हैं, एकदम से जब हमारा पैर जमीन पर फिक्स्ड है और हमने एकदम से अपना रास्ता बदल दिया, तो हमारा सारा प्रेशर हमारे नी जॉइंट पे आ जाता है। तो स्पेशली इन स्पोर्ट्स में जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्कीइंग, जो कि हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं होता है, बट डेफिनेटली अब्रॉड स्कीइंग एसीएल इंजरीज का बहुत कॉमन कारण है। तो इन सारे स्पोर्ट्स में एसीएल इंजरीज बहुत कॉमनली होती है। तो सर ये कहीं ना कहीं एक एक्शन मूवी की तरह है और एक्शन हीरो की तरह है, जो कि हमारे नीज में काफी अच्छे अच्छे काम करता है, और मतलब एक्शन मूवी की तरह फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीजें चलती रहती हैं। बट जैसे ही एक बैड मूव आया और हम लोग अपनी नीज को लेके बैठ जाते हैं। सर, इसका टूटने का कारण या फिर ये एसीएल का कारण तो आपने बता दिया, तो क्या सर ये हर जब हो जाता है तो हर किसी के लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है, सर्जरी ही करनी पड़ती है, सर इसका कुछ और भी ऑप्शंस हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सर्जरी डेफिनेटली एक ऑप्शन है, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। सर्जरी की जरूरत, जो कि आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, हमें उन पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है जिनका लिगामेंट पूरे तरीके से टूट गया होता है और वो बिल्कुल ए फंक्शनल हो जाता है। बट माइनर इंजरीज में, जैसे कि पार्शियल टेयर्स हो गए, उनमें हम फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और ब्रेसेस से भी काम चला सकते हैं।
ओके सर, आजकल जैसे कि लोग काफी फिटनेस की तरफ मूव हो रहे हैं, राइट? तो जो लोग जिम जाते हैं और थोड़ा सा हैवी वर्कआउट करते हैं, नीज रिलेटेड स्क्वाट्स मारते हैं, तो क्या सर इन सारी चीजों का भी मतलब प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आती हैं उन लोगों को भी? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे पास काफी जिम ट्रेनर्स भी आते हैं और नॉर्मल लोग भी जो आजकल काफी जिम करते हैं, उनका बहुत बार ये क्वेश्चन होता है। देखिए, एसीएल इंजरी मेनली इट्स अ मूवमेंट रिलेटेड इंजरी। ठीक है, अगर हम जिम में नॉर्मल खड़े खड़े स्क्वाट्स मार रहे हैं कितने भी हैवी वेट के साथ, अगर आपके नीज पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी एसीएल इंजरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर स्टेशनरी पोजीशन पे वेट उठा रहे हैं और आपकी टेक्निक सही है तो डेफिनेटली नॉर्मल सिचुएशन में आपके एसीएल पे इतना जोर नहीं पड़ता है। सर एक और चीज, चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं और बहुत सारे मिथ रहते हैं, पहलवान शायद मतलब किसी को भी कुछ नी में स्वेलिंग आ जाती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चलो पहलवान के पास चलते हैं और पहलवान हमारा इलाज कर देगा। तो क्या सर ये पहलवान हमारा एसीएल का ट्रीटमेंट कर सकता है? हाँ, ये अगेन एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी आजकल के जमाने में भी हमारे पास काफी एजुकेटेड पेशेंट्स भी आते हैं जो इंजरी के बाद सीधा पहलवान से पट्टी करा के आते हैं। देखिए, जो हमारी एक मेडिकल लाइन है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड और बहुत एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आजकल हो गई है और इसमें पहलवानी का रोल देखिए कहीं पे भी नहीं है। स्पेशली इंजरीज में, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, आपका लिगामेंट टेयर्स हो गए, टेंडन टेयर्स हो गए, हाँ जी, आप पहलवान के पास जाइए, नॉर्मल सी पट्टी कराइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट डेफिनेटली पहलवान इतने ये उसको मैनेज करने के लिए दे आर नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, तो पहलवान किसी भी तरीके की लिगामेंट इंजरी होगी, टेंडन इंजरी हो गई या फ्रैक्चर्स के लिए ट्रीट करने के लिए दे आर नॉट द राइट चॉइस। सो प्लीज, मैं अपने हर पेशेंट को समझाता हूँ, आप नॉर्मल दर्द के लिए पहलवान पे जाना चाहते हैं, इट इज योर चॉइस, आप जाइए, बट उनसे नॉर्मल पट्टी के अलावा कुछ मत कराइए। क्योंकि हरीश जी, अभी भी हमारे पास कितने पेशेंट्स इन कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं जो पहलवान के पास चले जाते हैं राइट आफ्टर इंजरी, तो पहलवान उससे पट्टी एंड मैनिपुलेशन करके उस चीज को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। मुझे तो अवेयरनेस भी नहीं था एसीएल से रिलेटेड, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी एसीएल से ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। बट डेफिनेटली हमारे साथ डॉक्टर नितेश रस्तोगी जुड़ रखे हैं जो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम इंजरी होती है लोगों को पता नहीं चलता, और जब पता चल जाता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि उनका स्पोर्ट्स लाइफ खत्म हो गया है और आगे की तरफ वो कैसे मूव ऑन करेंगे। तो सर सबसे पहले जब ये इंजरी हो तो उसका सिम्टम्स क्या होता है और उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है सर? हाँ, देखिए, अगर हम इंजरी से रिलेटेड बात करते हैं, अगर आपके किसी भी जॉइंट में कोई इंजरी होती है तो उसका बेसिक जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं राइस, RICE। आर मतलब रेस्ट, हमें उस पार्ट को रेस्ट देना है। आई से आइस कंप्रेशन, सी से कंप्रेशन, उस पार्ट को किसी भी चीज से जो भी अवेलेबल है उससे बांध लीजिए ताकि उसमें मूवमेंट ना हो। और ई से एलिवेशन, इंजर्ड पार्ट को आपको अपने नॉर्मल बॉडी लेवल से ऊपर रखना है ताकि उसमें ब्लीडिंग और स्वेलिंग के चांसेस कम हो। जब किसी का एसीएल टूटता है तो इनिशियली हो सकता है कि पेशेंट को अपने घुटने में एक पॉप की साउंड हो, घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और पेन तो डेफिनेटली होता ही है। बट जैसे ही ये एक्यूट फेज सबसाइड करता है तो एसीएल का मेन सिम्टम पेशेंट को होता है इंस्टेबिलिटी। मतलब जब भी मरीज कोई हेवी एक्टिविटी करता है जैसे कि ट्रैकिंग, डांसिंग या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवमेंट्स, उसमें सडनली हमारे घुटने में जर्म की फीलिंग आती है। पेशेंट को लगता है कि घुटना अपनी जगह से निकल जाएगा और पेशेंट गिर जाएगा। इसी सिम्टम के साथ मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको हम सर्जरी करते हैं इसी सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। देखिए, डेफिनेटली कोई भी इंजरी आपके स्पोर्ट्स करियर के लिए, अगर हम बात करें प्रोफेशनल करियर के लिए, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टॉप होता है, क्योंकि एसीएल, बट ऐसा नहीं है कि ये आपके करियर का एंड है। किसी भी इंजरी को अगर हम सही तरीके से मैनेज करते हैं, स्पेशली जो देयर आर स्पेशलिस्ट, जैसे कि हम वी आई ओनली डील इन स्पोर्ट्स इंजरीज, तो वी नो कि इंजरी को कैसे मैनेज करना जाता है, एंड अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से होती है तो इट हैज वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके सर,
जब ये सर्जरी हो जाती है और ये रिकवरी टाइम का, बिकॉज स्पोर्ट्स में कुछ टाइम तक अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो उनका एक फ्लो ब्रेक होता है, राइट सर? तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? तो सर थोड़ा सा आप बताइए, इस पे रिकवरी टाइम कितना लग जाता है सर? देखिए, रिकवरी जो रिहैबिलिटेशन टाइम होता है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, बट अगर हम एक एवरेज की बात टाइम की बात करें तो इस इंजरी से रिकवर होने में रिहैबिलिटेशन का पूरा टाइम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है। जनरली 6 महीने से पहले पेशेंट ग्राउंड पे वापस नहीं आ पाता है। और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें वापस आते आते पेशेंट को ऑलमोस्ट 10 से 12 महीने लग जाते हैं। बट अगर आप अनप्रिपेयर्ड बिना रिहैबिलिटेशन के स्पोर्ट्स में वापस आते हैं तो इट कैन लीड टू फर्दर इंजरीज। तो डू नॉट थिंक ACL इंजरी एज अ एंड ऑफ योर करियर, इट्स जस्ट अ कॉमा, ठीक है। बट डेफिनेटली प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम इस चीज़ को साथ मिलके ओवरकम कर सकते हैं। That is something really great कि मतलब घुटना टूटना, इसी को कहते हैं सर आई गेस, घुटना टूटना। घुटना टूटने के बाद फिर आप अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर ACL में कुछ ऐसी नई टेक्निक ऐसी आ रखी है जो आप बताना चाहें ऑडियंस को कि मतलब बहुत एडवांस हो चुका है ACL सर्जरी, ऐसा कुछ सर? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और इसी से हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल रही है ताकि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेनली ACL इंजरी स्पोर्ट्समैन में होती है, एथलीट्स में होती है, ताकि वो ग्राउंड पे जल्दी से जल्दी वापस आ सके, अपने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, अपने करियर में जल्दी रिटर्न बैक कर सके। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। तो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द ज्वेल ACL। बेसिकली इट इज़ लाइक अ सिंथेटिक ग्राफ्ट जिसको हम एक नॉर्मल ग्राफ्ट के साथ यूज़ करते हैं या फिर बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, तो हरीश जी क्या है, तो बेसिकली जब हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम पेशेंट के हैमस्ट्रिंग टेंडन्स लेते हैं, विच इज़ द कन्वेंशनल ACL सर्जरी। तो इन टेंडन्स का थोड़े टाइम वक्त के साथ लूजनिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम पेशेंट की रिहैबिलिटेशन थोड़ी सी गाइडेड रखते हैं, स्लो रखते हैं। बट जब से हमने ये ज्वेल ACL यूज़ करना स्टार्ट करा है, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है तो इसके लूजनिंग होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसमें हम जो हमारे एथलीट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन और रिकवरी काफ़ी फास्ट और एग्रेसिव मोड में कराते हैं। तो पेशेंट अपने रिटर्न टू स्पोर्ट्स का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वेल थैंक यू सो मच सर अपना इतना सारा समय देने के लिए। बट क्या करें, ACL और ज्वेल ACL से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में आपसे जानकारी जानने के लिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आने वाले हैं ज्वेल ACL। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा ज्वेल ACL के बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर बताइएगा। एंड गाइस थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। देखिए स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, लेकिन उसमें अगर आप ढंग से उसकी तरफ इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे या फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि उसकी कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो ये सारा सर गलत है। आपको एक राइट पर्सन, एक राइट क्लिनिक आपको गाइड करेगा कैसे आप इस इंजरी से बेटर हो सकते हैं। तो गाइस इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। कीप प्लेइंग, keep enjoying your sports life, and if you have anything, do reach out us. Thank you so much for joining.